माया अपने पति पवन से कहती है, मैं तुम्हारे माँ बाप से परेशान हो गई हूँ। अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें झेलते झेलते मुझे पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन बस अब और नहीं। या तो तुम इनको वृद्धाश्रम भेजो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। पवन बोला, मेरी जाने बहार, तुम जानती हो ना, मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, और तुम मायके जाने की बात करती हो। अरे मेरी जान, तुम ही नहीं, मैं खुद भी माँ बाबूजी से परेशान हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कल ही उनको यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी आसानी से ये बूढ़े वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयार नहीं होने वाले। इनके लिए तो कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा। माया बोली, मुझे नहीं पता तुम क्या जुगाड़ लगाओगे, मुझे बस इनसे छुटकारा चाहिए। पवन बोला, ठीक है, बस अब तुम गुस्सा थूक दो। पवन के बाबूजी बोले, बेटा पवन, इधर आना एक बार। बाबूजी की आवाज़ सुनकर पवन तिलमिला उठा। अब ये क्या ड्रामा है इनका, पत्नी से 2 बातें भी नहीं करने देते ये लोग। पवन गुस्से में बोलता है, क्या दिक्कत है तुम लोगों की, जब देखो पवन पवन लगाए रहते हो। बाबूजी बोले, बेटा तू कैसे बात कर रहा है। पवन बोला, और कैसे बात करूं, तुम दोनों को बस यही काम है। फिर बाबूजी बोले, बेटा आज तेरी छुट्टी है तो तू ऐसा कर, एक तो तेरी माँ के दांत दिखाने हैं और मेरे कान दिखाने हैं, तो तू हमें ले चल। इतना सुनकर पवन और भी ज़्यादा आग बबूला हो उठा। आप दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है, एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम अपने अपने काम बता देते हो। और हाँ, पैसे कौन सा मेरे दादाजी आकर दे रहे हैं, मुझे जो तुम लोग इतने खर्चे बता देते हो। मेरे पास ना ही तो इतने पैसे हैं और ना ही इतना टाइम है। बेटा तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ऐसा तो कोई बड़ा काम नहीं बता दिया। तू रहने दे, हम खुद भी जा सकते हैं और ना ही तेरे पैसों की ज़रूरत है। तू जा आराम फरमा। अपने बाबूजी की बात सुनकर पवन पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया और फिर वो दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। उनके घर से निकलने के बाद माया फिर से पवन को बोलने लगती है, ये हमें चैन से नहीं जीने देंगे, पवन जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। पवन बोला, हाँ माया, जल्दी से कोई बंदोबस्त करता हूँ। पवन अपना दिमाग लगाने लगता है कि क्या किया जाए जो इन बूढ़ों से पीछा छूट जाए। वह बहुत देर सोचता रहता है, फिर माया को बोलता है, माया तुम भी कोई सुझाव दो ना, क्या करना चाहिए। माया बोली, मेरा सुझाव तो सीधा है, दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डालते हैं। पवन बोला, नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते, सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, और है तो मेरे माँ बाप, जान कैसे ले सकता हूँ इनकी। फिर माया बोली, तो फिर खुद ही दिमाग लगाओ। तभी पवन के माँ बाबूजी आ जाते हैं और अपने कमरे में जाकर बातें करने लगते हैं। चलो आज का काम तो पूरा हुआ, अब 4 दिन बाद जाना है तुम्हारे दांत बनवाने, और मुझे भी ये दवाई दे दो, देखता हूँ कितना आराम लगता है, नहीं तो मशीन ही बनवानी पड़ेगी मुझे। अभी तो मुझे फिर भी सही सुनता है। माँ बाबूजी बातें कर रहे थे और कमरे के बाहर दरवाजे के पास पवन खड़ा हुआ माँ बाबूजी की बातें सुन अपना दिमाग लगा रहा था कि कहीं कोई सुझाव मिल जाए। उनकी बातें सुनकर उसे एक आइडिया आ ही गया। अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी को बोला, माया, जिसका था हमें इंतज़ार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। माया बोली, अरे हुआ क्या, ये तो बताओ, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। पवन बोला, माया मुझे आइडिया मिल गया है इन बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाने का। फिर पवन ने माया को कानों में कुछ कहा तो माया बड़ी खुश हो गई। पवन बोला, तुम माँ बाबूजी की सेवा करो और मैं भी आदर्शवादी बेटा बन जाता हूँ, फिर देखना कमाल। माया बोली, ठीक है जी, आज से हमारा मिशन शुरू। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने अपने काम में लग गए। माया बोली, माँ बाबूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, गर्मा गर्म दूध, लीजिए पी लीजिए। माया ने अपने सास ससुर को
बड़े प्यार से दूध देते हुए कहा, तो दोनों को अपनी बूढ़ी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि माया दूध तो क्या, उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। माया बोली, माँ बाबूजी क्या सोच रहे हो, मैं बहुत प्यार से दूध लाई हूँ, पी लीजिए। तो फिर दोनों ने उसके हाथ से दूध लिया और पीने लगे। फिर माया अपनी सास के पैर दबाने लगी। इतने में पवन भी कमरे में आ गया और बाबूजी के पैर दबाने लगा। माँ बाबूजी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। माया और पवन ने थोड़ी देर पैर दबाए और फिर माया अपने कमरे में जाकर बोली, ओफो, मैं तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। पवन बोला, कोई नहीं माया, 3 दिन की तो बात है, फिर तो बस मज़े ही मज़े हैं। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। माया और पवन माँ बाबूजी की खूब सेवा करने लगते हैं। फिर माँ बाबूजी मन ही मन भगवान का शुक्र करने लगे कि भगवान ने उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे दी है। पवन उनका इकलौता बेटा है। उन्होंने पाई पाई जोड़कर जमीन भी खरीदी थी, जिस पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया, और पवन की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई। फिर उसके लिए लड़की ढूंढी। दूर के रिश्तेदार ने माया का सुझाव दिया, तो माया माता पिता और पवन को सबको पसंद आ गई थी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि मासूम सी दिखने वाली माया इतनी क्रूर होगी। बात बात पर सास ससुर को ताने मारती, कुछ काम नहीं करती थी और जरा सी रोक टोक पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। पवन शादी से पहले अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था, लेकिन माया ने उसे पूरा अपने रंग में रंग लिया था। अपनी मीठी मीठी बातों में पवन को हमेशा फंसा कर रखती थी, जिससे पवन को बस हर जगह माया ही माया दिखाई पड़ती थी। माया की बातों में आकर अपने माँ बाबूजी पर भड़कता रहता। पवन रिश्वतखोर इंसान था। वो रिश्वत लिया करता था। बिजली विभाग में होने का लाभ उठाना उसे अच्छे से आता था। उसके बाबूजी उसे हमेशा बोलते थे कि बेटा, रिश्वत लेना पाप है, तुम रिश्वत मत लिया करो। लेकिन पवन अपने बाबूजी का विरोध करता था और बोलता, मेरी खुशियों को देखकर आपको जलन होती है। आप नहीं चाहते हैं कि मैं अच्छा जीवन जीऊँ, अपनी पत्नी के साथ खुश रहूँ। हमेशा मेरी खुशियों के आड़े आते हैं। आप बार बार मुझे रिश्वत लेने को लेकर सुनाते रहते हैं। आपको दिक्कत क्या है आखिर? मैं कुछ भी करूं। पवन के ये कटु वचन सुन किशन जी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने पवन पर हाथ उठा दिया। इस बात को लेकर पवन अपने माता पिता से काफ़ी परेशान हो चुका था। ऊपर से माया आग में घी डालने का काम करती। पवन अब माँ और बाबूजी की डॉक्टर की अगली विजिट का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें फिर से 4 दिन बाद आने के लिए कहा था। जैसे ही 3 दिन बीते, पवन ने रात में ही अपनी अगली पारी खेली। माँ बाबूजी के कमरे में गया और बोला, बाबूजी, उस दिन ऑफिस में काम की वजह से मैं टेंशन में था। ना जाने टेंशन में क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया आपको। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबूजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, टेंशन मत लेना। ऐसा बोलकर किशन जी ने उसे माफ़ कर दिया। फिर पवन बोला, बाबूजी, आपको और माँ को डॉक्टर के पास कब जाना है? बाबूजी बोले, बेटा, कल ही बुलाया है डॉक्टर ने। पवन बोला, माँ, आपको और बाबूजी को कल मैं खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग किसी अच्छी जगह घूमने चलेंगे। मेरा दोस्त बता रहा था कि पास में ही एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। हम पहले वहाँ घूमेंगे, फिर वापस आते वक्त डॉक्टर को दिखा लेंगे, या पहले डॉक्टर को दिखा लेंगे, बाद में रिजॉर्ट चल लेंगे। जैसा भी ठीक लगेगा वो हम कर लेंगे। माँ बाप ये सुनकर खुश हो गए कि चलो भगवान की दया से बेटे और बहू को कुछ अकल आ गई है। अगले दिन गाड़ी में बैठ सब लोग निकल गए। माँ बाबूजी को शक ना हो इसलिए वो पहले उनको डॉक्टर के पास लेकर गया। दवाई दिलवाकर गाड़ी हाईवे की तरफ घुमा ली। वो लोग काफ़ी दूर पहुंच गए थे। पवन बोला, लगता है हम गलती से गलत हाईवे पर आ गए हैं। तभी गाड़ी घर घर की आवाज़ करके रुक जाती है, जो कि उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। पवन बोला, अब ये गाड़ी भी यहाँ इस सुनसान रास्ते पर खराब होनी थी।
वह नीचे उतरकर बोनट खोलकर कुछ चेक करने लगता है, नाटक करता है, फिर जोर से पैर पटकता है। फिर माँ बाबूजी से बोलता है, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलवाकर ही ठीक करवाना पड़ेगा। मैं आसपास देखता हूँ। पवन जाने लगता है। तभी माँ बोलती है, बेटा रास्ता बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। बेटा रास्ता बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, आराम से देखकर जाना। पवन थोड़ा आसपास देखकर वापस आ जाता है और बोलता है कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई चिड़िया भी दिखाई नहीं दे रही। फिर वह बोलता है, ऐसा करते हैं माँ बाबूजी, आप लोग यहीं पर हमारा इंतज़ार करिए, हम गाड़ी को किसी तरह खींचकर ठीक करवा लाते हैं। बाबूजी डरते हुए कहते हैं, बेटा ये जगह ठीक नहीं लग रही है, आसपास घना जंगल है, तुम जल्दी करके वापस आ जाना। पवन बोला, जी बाबूजी, हम जल्दी वापस आएंगे। इतना कहकर पवन और माया गाड़ी को जबरदस्ती धकेलकर नाटक करते हुए अपने बूढ़े माँ बाप को उस सुनसान हाईवे पर अकेला छोड़ जाते हैं। माया बोली, चलो आखिरकार पीछा छूटा इन दोनों से, अब जाके मुझे सुकून मिला। फिर पवन बोला, मेरी जान अब तो खुश हो ना? माया बोली, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। उधर पवन के माता पिता उस सुनसान हाईवे पर अपने बेटे का इंतज़ार करते रहते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन पवन कहाँ आने वाला था। काफ़ी देर से दोनों माँ बाप बहुत परेशान थे। अब रात काफ़ी हो चली थी। एक तो भूख के मारे दोनों की जान निकली जा रही थी, ऊपर से सुनसान रात, करे तो क्या करे। दोनों घबराए हुए वहीं एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर जा रहे थे। ऐसे रात के अंधेरे में सुनसान हाईवे पर बूढ़े दंपत्ति को बैठा देख तुरंत गाड़ी रोककर उनके पास जाकर बोलते हैं, अंकल आंटी, आप लोग रात में इस हाईवे पर अकेले क्या कर रहे हैं? किशन जी उनको सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर को बड़ी हैरानी हुई, गुस्सा भी आया। वो दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आए। उधर माया पवन से पूछती है, कहीं ऐसा तो ना हो कि दोनों किसी से लिफ्ट लेकर फिर से घर पर आ टपके। पवन बोला, अरे नहीं माया, तुम्हें पता है कितना घना जंगल था, या तो उन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा, या चोर उचक्के मार जाएंगे, या वो लोग भूख प्यास के मारे दम तोड़ देंगे। उधर किशन जी और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका सगा बेटा उनके साथ ऐसा कर सकता है। पुलिस ऑफिसर ने उनको चुप कराया, तसल्ली दी और खाना खिलाया। फिर अपना परिचय देते हुए बोले, अंकल आंटी, मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ। कुछ माह पहले ही मेरा तबादला हुआ है। मेरी फैमिली कानपुर में रहती है। अंकल आंटी, आप लोग मेरे क्वार्टर में आराम से रहिए और अब आप दोनों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी संतान के साथ रहने से तो अच्छा है आप यहाँ मेरे क्वार्टर में मेरे साथ जब तक चाहे आराम से रह सकते हैं। ऐसे नालायक बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं। किशन जी बताते हैं, अपने इकलौते बेटे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कभी कोई कमी ना होने दी, अपनी इच्छाओं को मारकर उसकी हर इच्छा पूरी की। फिर भी ना जाने हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई जो उसने हमारे साथ ऐसी नीच हरकत की। पुलिस ऑफिसर बोले, ऐसे बच्चों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना हमारे समाज का नैतिक पतन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। किशन जी बोले, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। जिस घर से उन्होंने हमें इस तरह निकाल कर बेसहारा छोड़ दिया, वो घर मेरा और मेरी पत्नी का है। हम दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है। उस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं है। बाकी तुम जो भी करोगे हम दोनों की पूरी पूरी स्वीकृति है और हमारा साथ भी तुम्हारे साथ है। पुलिस ऑफिसर उनको सबक सिखाने का अच्छा प्लान बना लेते हैं और फिर पुलिस स्टेशन अपनी ड्यूटी के लिए चले जाते हैं और फिर पवन के खिलाफ नोटिस तैयार करते हैं और पोस्ट के जरिए उसके घर भेज देते हैं। और उधर पवन सारे पड़ोसियों को ये बोल देता है कि वो लोग 4 धाम की यात्रा करने गए हैं। रविवार का दिन था। पवन ने घर में पार्टी रखी हुई थी। दोनों अपने दोस्तों के साथ तेज़ आवाज़ में गाने बजाकर नाच गा रहे थे और पूरे मगन होते हुए दोनों ने मज़े से अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाई और दोनों बहुत खुश थे। परंतु अगले दिन
नोटिस मिलते ही उनकी खुशियों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था और नोटिस पढ़ते ही दोनों बुखला जाते हैं। नोटिस में लिखा था कि यह घर सरकार की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, जिसको खाली करने के लिए उनके पास बस 10 दिन का समय है। पवन नोटिस मिलते ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने लगा और ना जाने कितने वकीलों से जाकर मिला, परंतु कोई बात नहीं बन पाई, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। फिर वो पुलिस ऑफिसर सीधे पवन के घर पहुंच जाते हैं। फिर उसे बोले कि 3 दिनों के अंदर अंदर घर खाली कर देना। आखिरकार 3 दिनों के भीतर पवन और माया को अपना घर खाली करके किराए के मकान में जाना पड़ा। घर खाली हो जाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर किशन जी और उनकी पत्नी को सम्मान के साथ उनके घर छोड़ जाते हैं। उधर माया और पवन घर छोड़ने पर काफ़ी दुखी थे। किराए के मकान में आने पर माया और पवन के बीच अब झगड़े भी काफ़ी होने लगे थे। माया बोली, मेरे बस का नहीं है इस झोपड़ी में रहना, आपको रहना तो रहो, मुझे तो मेरी मम्मी के घर छोड़ आओ। इतनी गर्मी है यहाँ, मैं एसी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, माया पैर पटकते हुए बोलती है। पवन बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं यहाँ बड़े मज़े से रह रहा हूँ। अरे कुछ दिन का सब्र कर लो यार, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, किसी अच्छे वकील से बात करता हूँ। हमें नोटिस सरकार की तरफ से मिला है, हमें सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी और साथ साथ बहुत सारे पैसों की भी। पवन अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है। फिर माया बोली, मैं कुछ नहीं जानती, अच्छा वकील करो, पैसे लगाओ, ये पैसे कब काम आएंगे मैं आपको बता दे रही हूँ। आपके पास बस 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने में हम लोग अपने घर न गए तो मैं अपने मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी, माया ने पवन को धमकी देते हुए कहा। फिर पवन कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करने लगा कि अचानक एक और मुसीबत उसके सिर पर आन पड़ी। पवन के ऑफिस से बिजली विभाग की सीनियर ऑफिसर की तरफ से रिश्वत लेने की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसको 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। संयोगवश बिजली विभाग के सभी सीनियर ऑफिसर उस पुलिस ऑफिसर के करीबी रिश्तेदार थे और फिर पवन को पहले भी 2-3 बार रिश्वत ना लेने की वार्निंग भी मिल चुकी थी। उसका सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। किसी तरह उसने खुद को संभाला और डिपार्टमेंट में कई सीनियर ऑफिसर से सस्पेंशन लेटर रुकवाने की विनती की, परंतु यहाँ भी उसकी एक न चली। फिर पवन घर आया और माया ने पवन को ऐसे देखा तो पूछा। पवन को तो जैसे सांप सूंघ गया था, उसके मुंह से कुछ नहीं निकला और वह रोने लगा। रोते रोते उसने माया को सारी बात बताई। फिर माया बोली, लो हो गया हमारा बंटाधार, अब क्या करेंगे हम लोग, इसलिए बाबूजी आपको मना करते थे रिश्वत लेने से। पवन बोला, ये तुम बोल रही हो माया, तुम्हारे ही खर्चे के कारण आज तक रिश्वत लेता रहा हूँ। तुम मुझे रिश्वत लेने के लिए उकसाती थी, पड़ोस में जा जाकर देखती थी कि किसके घर में फ्रिज है, माइक्रोवेव है, कहाँ छापा मारना है, कहाँ नहीं, और अब तुम ही मुझे दोषी ठहरा रही हो और आज तुम्हें बाबूजी याद आ गए। वो तुम ही थी जो माँ और बाबूजी को मारने का आइडिया दे रही थी। बात बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था और दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगे। रिश्वत से कमाए पैसों को पवन और माया बस मस्ती में उड़ाना जानते थे, पैसे बचाना उन्हें नहीं आता था, इसलिए अब धीरे धीरे सारे पैसे भी खत्म होने लगे थे। ऐसे में एक और नई मुसीबत आ गई। मकान मालिक ने मकान का किराया बढ़ाने की बात कर डाली। पवन ने कहा वो लोग इतना किराया नहीं दे सकते, तो मकान मालिक ने साफ तौर पर मकान खाली करने का बोल दिया। अब तो पवन और माया अपना सामान लिए सीधा फुटपाथ पर आ गए थे, क्योंकि पवन अपने पद का गलत इस्तेमाल करके पड़ोसियों को भी परेशान करता था, उनसे भी रिश्वत लेने से नहीं चूकता था। आज पड़ोस में उनकी छवि अच्छी नहीं रही थी, इसलिए कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। सब ने उससे किनारा कर लिया था। तेज चिलचिलाती धूप उनकी जान ले रही थी, तो पवन और माया फूट फूट कर रोने लगे और सोचने लगे कि हम कैसे आसमान से सीधा ज़मीन पर आ गए हैं। पवन ने रोते रोते माया से कहा कि माया, आज हमारे इस हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है।
हमने जैसे अपने बूढ़े माँ बाप को बीच मझधार में छोड़ा था, आज किस्मत ने हमें वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। माया भी रोते हुए बोली, आप ठीक कहते हो पवन, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है। फिर अपना माथा पीटते हुए कहती है, मती मारी गई थी मेरी, जो मैंने माँ बाप के समान अपने सास ससुर पर इतना अत्याचार किया और इस उम्र में उन्हें ऐसे भटकने के लिए और मरने के लिए छोड़ दिया। इस पर पवन बोलता है, तुम तो फिर भी बहू थी, परंतु मैं तो उनका सगा इकलौता बेटा था। उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन मैं कैसा अभागा निकला। फिर बोलते बोलते पवन जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ उसके गले में अटक जाती है। मेरे माँ बाबूजी ना जाने कहाँ होंगे, जीवित होंगे या नहीं। इतने में माया कहती है, आप सही कहते हो, हमने बहुत गलत किया, चलिए ना माँ बाबूजी को ढूंढते हैं। इतने में वो पुलिस ऑफिसर जो दूर बैठे चाय की चुस्की लेते हुए ये सब नज़ारा देख रहे थे, उनके पास पहुँचे। पवन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोला, सर आप तो वही ऑफिसर हैं ना जो उस दिन हमारे घर आए थे। वो बोले, हाँ मैं वही हूँ। फिर पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे, सामान के साथ यहाँ रोड पर क्यों बैठे हो? घर तो तुमने काफ़ी पहले ही खाली कर दिया था, क्या तब से यूं ही भटक रहे हो इधर उधर? दोनों ने इस बात पर गर्दन झुका ली। फिर वो साहब बोले, चलो उठो मेरे साथ चलो। और जब जीप उन्हीं के घर के आगे रुकती है तो दोनों एक साथ आश्चर्यचकित होकर बोल पड़ते हैं, ये तो आप हमें हमारे ही घर ले आए। जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ माँ और बाबूजी को पाकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। खुशी, पीड़ा, शर्मिंदगी, दुख, सारे भाव उनके मन में एक साथ उमड़ आते हैं। दोनों रोते हुए माँ बाबूजी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगते हैं, परंतु किशन जी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते और पवन के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। फिर पवन कहता है, बाबूजी जो पाप हमने किया है उसके लिए ये एक थप्पड़ कम है। बाबूजी आप और मारिए, दोनों को खूब मारिए, हमने जो काम किया है उसके लिए हर सज़ा कम है। फिर पवन और माया कहते हैं कि बाबूजी भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया है। जो हमने आपके साथ किया था वही भाग्य ने हमारे साथ किया। अब जाकर हमें समझ आया कि माँ बाप जीवन भर मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर कैसे घर खड़ा करते हैं। हम लोग तो इतने कम समय में ही त्राही हो गए थे। अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। किशन जी उन्हें माफ़ कर देते हैं। क्षमा लेने के बाद पवन और माया अपने पाप का दंड भुगतने के लिए घर से निकलने के लिए दरवाजे तक पहुँचे ही थे, लेकिन माँ बाबूजी की आवाज़ उनको रुकने पर मजबूर कर देती है। माँ बाबूजी दोनों को रोक के गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा तुमने जो किया भगवान ने उसकी सज़ा तुम्हें दे दी है। माफ़ करने वाला तो भगवान है। माँ बाप अपने बच्चों से बस थोड़ा सा प्यार, मान सम्मान चाहते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए उम्र भर मेहनत करते हैं और बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बनने की बजाय उन्हें इस तरह मझधार में छोड़ देते हैं। तो सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। माँ बाप जो करते हैं अपनी संतान के लिए करते हैं। हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद भी जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। संतान ही तो माँ बाप की मेहनत करके बनाए गए आशियाने का सुख भोगती हैं। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यही हमारे लिए काफ़ी है। माँ बाप और बच्चों का मिलन देखकर पुलिस ऑफिसर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी राह की ओर निकल पड़ते हैं। अब पवन और माया सुधर चुके थे। जो उन्होंने नाटक किया था अब वो दोनों ने सच करके दिखाया और दोनों ही आदर्शवादी बहू बेटे बन चुके थे। फिर 2 माह बाद एक और खुशी ने घर में दस्तक दी। माया की सूनी गोद जो अब तक ना भरी थी, माँ बाबूजी की दुआओं से अब भर गई थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब लोग बहुत खुश थे। और फिर 7 माह बाद घर में एक नन्हे मुन्ने बेटे ने जन्म लिया, जिसकी किलकारियों से घर गूंज उठा। अब किशन जी और उनकी पत्नी अपने पोते के साथ बड़े आराम से खेलते और उसे देखकर जीते और भगवान का शुक्र अदा करते करते ना थकते थे। दोस्तों, कहानी से सीख, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनसे दुखी होकर छुटकारा पाने की सोच रखनी चाहिए। हमारे माँ बाप हमें दुनिया की हर खुशी देते हैं,
तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को दुनिया की हर खुशी दें ताकि वो अपने जीवन में खुश रह सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।